नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। क्या दुनिया एक और महामारी की दहलीज पर आ खड़ी हुई है? कोरोना का खौफ अभी थमा भी नहीं था कि अब हंता वायरस ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक डच क्रूज शिप से उठी हुई इस लहर ने WHO को हाई अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। 10 से ज्यादा देशों में चेतावनी इसको लेकर जारी हो चुकी है। चूहों में इंसान के फेफड़े तक पहुंचने का वाला ये जो पूरा वायरस है वो आखिर कितना ज्यादा घातक है? क्या ये भी कोविड की तरह ही हानिकारक होगा और वैसे ही हवा में फैलेगा? और इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे और आप खुद को कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जी न्यूज पर हम रिकॉर्ड करेंगे हंता वायरस का पूरा सच। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल इस समय साथ में जुड़ रहा है और आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये आपके लिए समझना जरूरी है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि ये किस तरीके से फैलता है। कोरोना की दहशत दुनिया भूली भी नहीं थी कि अब समुद्र के बीचों बीच एक नया खतरा दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है हंता वायरस। बेहद खतरनाक एंडिस स्ट्रेन दुनिया में दस्तक दे चुका है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना से 1 अप्रैल को रवाना हुआ डच क्रूज शिप अब पूरी दुनिया की चिंता का कारण बन गया है। इस शिप से जुड़े हुए हंता वायरस आउटब्रेक में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई देशों में संदिग्ध मरीजों की निगरानी की जा रही है। WHO के मुताबिक जहाज पर मिला वायरस एंडीज वायरस स्ट्रेन है, जो कि बाकी हंता वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये इंसान से इंसान में फैल भी सकता है। इसी वजह से स्वास्थ्य एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संक्रमित लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस का कहना है कि अगर तेजी से कदम उठाए गए तो संक्रमण को सीमित रखा जा सकता है। एजेंसी ने यह भी माना कि आने वाले दिनों में और भी मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वायरस कोविड की तरह तेजी से हवा में फैलने वाला संक्रमण नहीं है। WHO और ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसियों ने आम लोगों के लिए जोखिम फिलहाल बेहद कम बताया है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई वरी करने की, चिंता करने की बात है। और वायरल डिजीज है, कोविड से अलग है और कोविड जैसा इसका पोटेंशियल नहीं है स्प्रेड होने का। फिलहाल WHO का तो यही कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल यही कि क्या दुनिया एक और हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस समय डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं क्योंकि देखिए हंता वायरस को लेकर के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे और एक खौफ है, डर का मंजर है लोगों के अंदर। तो आज जी न्यूज पर हम उसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर मयंक सक्सेना, एडिशनल डायरेक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से हमारे साथ है। डॉक्टर अरुणाचलम एम, आप एक्स एम्स हॉस्पिटल से हैं और इस समय यथार्थ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। डॉक्टर नुपुर जैन इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है, इंटरनल मेडिसिन कैलाश हॉस्पिटल से। और डॉक्टर रवनीत कौर, सीनियर माइक्रोबायोलॉजी एंड हेड ऑफ लैब सर्विसेज फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से। सबसे पहले डॉक्टर मयंक, आपसे मेरा सवाल है क्योंकि हमने देखा कि कोविड की महामारी में किस तरीके से लोगों के अंदर एक खौफ का मंजर भी था और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कितनी ज़्यादा हाई हो गई। अब ये जो हंता वायरस आया है डॉक्टर मयंक, ये कितना ज़्यादा हानिकारक है और सबसे शुरुआती ट्रेट्स इसके क्या है? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हंता वायरस एक पुराना वायरस ही है, ये कोई नया बिल्कुल एकदम वायरस नहीं है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं जो इसको इस बार थोड़ा खास बनाती है, जिसकी वजह से WHO भी चिंता में है। पहला चीज़ तो इसका केस फैटेलिटी, यानी कि अगर हम लोग देखें अराउंड 40% तक मोर्टेलिटी रेट देखा गया है उस शिप के ऊपर में जिसमें ये वायरस ने अफेक्ट किया हुआ है। तो वो एक चिंता का कारण है। अगर 10 लोगों में 4 लोगों की अगर मौत हो रही है इस वायरस की वजह से तो इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़, नॉर्मली ये चूहों से इंसान में फैलता है, लेकिन इस बार जो वायरस ये हंटा वायरस का स्ट्रेन पाया गया है, ये एंडी स्ट्रेन पाया गया है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी रखता है। तो एक दूसरा पॉइंट इसका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो ये है। और जैसे हम लोग, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हमने कोरोना वायरस के टाइम पे भी देखा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ढिलाई हुई और उसके बाद में अगले
2 साल तक कितना इसने परेशान किया। तो शायद इसकी वजह से भी WHO बहुत चिंता में है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कितना है। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है जितना कोरोना वायरस का था, बट स्टिल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। ठीक है डॉक्टर अरुणाचलम, क्योंकि अब चूहा एक इस तरीके का जीव है जो घर में पाया जाता है, और अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफर हो रहा है, जो कि हमने कोविड के समय में भी देखा, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा उस समय हाई रिस्क जोन में लोगों के लिए रहती थी। ऐसे में हंता वायरस का चूहों से फैलना, ये इसके अगर हम परसेंटेज को जानने की कोशिश करें, कितने परसेंटेज हाईली ये मोर्टाइल है, और इसके साथ ही कैसे फैल सकता है और बचाव क्या हो सकता है? ये वो यूजुअली चूहा की एक्सक्रीशन है, उसकी यूरिन और सलेवा वो घर पे कहीं भी है, वो धीरे धीरे वो ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद हम क्लीन करते टाइम वो एरोसॉल बन जाती है। सो ड्रॉपलेट के हिसाब से हम सांस लेते टाइम वो भी हमारा लंग्स के अंदर जाते हैं, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। बट ये स्ट्रेन है एनडी स्ट्रेन, और भी स्ट्रेन होते हैं हंटा वायरस की सिनोमरी, बट ये एनडी स्ट्रेन आदमी से आदमी फैल सकता है, इसीलिए इसको ज़्यादा रिस्क माना जाता है। WHO इसको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके ऊपर अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं। बट वो यूजुअली हम रोडेंट से ही फैलता है, रैट की एक्सक्रीटा से ही फैलता है, बट इस स्ट्रेन ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, इसलिए वो। लेकिन अगर एक्सक्रीटा से डॉक्टर फैलता है तो ये हम पहचानेंगे कैसे? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पहचानना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें 2 मेजर चीज़ों हैं। एक तो आपको इन्फेक्ट तो हो जाते हैं, इमीडिएटली सिम्टम्स नहीं आते बिकॉज ऑफ मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब वो सिम्टम कब प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्ट होने के बाद, वो बहुत लंबा है। ऑलमोस्ट ये 14 डेज से 17 दिन के बीच में आदमी किसी को भी इन्फेक्ट हो गई रोडेंट से, वो थोड़ा दिन के बाद ही वो मैनिफेस्ट करते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स की। सो इसलिए ये थोड़ा चिंता की बात है, ताकि वो बाद में मैनिफेस्ट करते हैं सिम्टम। इनिशियली तो नॉर्मल इन्फेक्शन जैसा ही रहता है, धीरे धीरे वो सीवियर मैनिफेस्टेशन भी कर सकता है। डॉक्टर नुपुर, अब इसको पहचानेंगे कैसे? सिम्टम क्या हो सकते हैं? क्योंकि हंता वायरस लोगों को डरा रहा है, अब धीरे धीरे ये फैल रहा है, जो क्रूज से पहुंचा है, अब अलग अलग नेशंस पे ये आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, लेकिन कैसे हम इसको पहचानेंगे? क्या डेंगू जैसे या फिर फ्लू जैसी जो सिम्टम्स हैं वो इसमें आराम से दिख पाएगा? सो ये जो स्टार्ट होता है, ये इनिशियली बिल्कुल फ्लू की तरह ही आपको लगेगा। आपको फीवर आएगा, मसल पेन्स होंगे, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, कफ होगा। सो ऑल पेशेंट्स जो होंगे हमारे, वो सिवियर कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो काफ़ी लोग जो है ये खाली एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही रिकवर होके और ठीक हो जाएंगे। कुछ थोड़े से परसेंटेज लोगों में जहाँ पर अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो पेशेंट्स हमारे सीरियस हो जाते हैं, और वहाँ पर हमको केयर ज़्यादा चाहिए होता है, हमें ध्यान रखना होता है। बिकॉज इसमें आज की डेट में हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है इसके लिए। जो भी हम मैनेज करते हैं पेशेंट को, हम जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मैनेज करना होता है। सो जैसे हम जनरल इवन कोविड में भी हम कहते थे, आपको जो भी अगर फीवर, कफ, कोल्ड, कुछ भी बॉडी पेन हो रहा है, जब तक माइल्ड है आप घर पे अपना ट्रीटमेंट लीजिए, पर अगर आपको सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं तो विजिट योर डॉक्टर। बट हंटा वायरस में जो अभी तक हम देख रहे हैं इंडिया में, देयर आर नो केसेस जो हमने पाए हैं। सो दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस। बट जैसे WHO ने बोला है, अभी हम अंडर ऑब्जर्वेशन ही है। वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये फैल नहीं रहा है। डॉक्टर रवनीत, इसको लेबोरेटरी के लेवल पर डिटेक्ट कर पाना कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए खास तौर पे? आज के डेट में ICMR, NIV पुणे, they have assured people that they are fully equipped to handle this। उनके पास पूरी सुविधा है, उनके पास PCR किट्स हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। ICMR पुणे के साथ 165 और VRDL लैब्स जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे भी ये सुविधा अवेलेबल वो करा रहे हैं, साथ साथ में इट इज़ ऑलरेडी देयर। सो उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि PCR फैसिलिटीज़ देयर। सो अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो ICMR पुणे इज़ फुली इक्विप्ड। आगे चलकर अगर ऐसी ये बीमारी का हम देखेंगे कि अगर ये बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो है प्राइवेट लैब्स पे इसको सुविधा को अपने अंडर ले लेंगे, जैसे कि हमने कोविड में भी देखा था। यानी कि थोड़ा लिमिटेड स्कोप तो है, yes. कहीं ना कहीं ये डर का एक बड़ा विषय भी है। लेकिन साइंटिफिक लेवल पर भी डॉक्टर रवनीत, हमने देखा है कि म्यूटेशन या फिर स्ट्रेन्स को पहचानने की जो कोशिश होती है वो होती है। और कोविड के समय में भी मुझे याद आता है 2019 के आखिर में 20 के शुरुआती दौर में जब कोविड आना शुरू हुआ था, तो ये था कि भाई इंडिया में तो नहीं होगा, ये चाइना से शुरू हुआ है या अलग अलग देशों से शुरू हुआ है। लेकिन
लेकिन उसके बाद महामारी का दंश हम सबने कैसा झेला है ये बताना मतलब जरूरी नहीं लगता यहाँ पे। ऐसे में म्यूटेशन और स्ट्रेन्स को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? सो म्यूटेशंस एंड स्ट्रेन्स को लेकर जितना हम अभी तक जानते हैं, हैंटा वायरस के 20 से ज़्यादा के जो स्ट्रेन्स हैं वो अवेलेबल हैं। फ़िलहाल जो इसका स्ट्रेन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो एंडी स्ट्रेन है जो कि पाया गया है, जिसमें कि जो एक वरी होने का एक ये कारण हो सकता है कि ये एक ऐसा स्ट्रेन है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है पॉसिबल है। रिगार्डिंग म्यूटेशंस इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी तक ऐसा इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा पता नहीं है कि आगे चल के ये कैसे बिहेव करेगा। It is too early to say. We can just watch it closely and we can see how it takes up from there. डॉक्टर मयंक, ये ह्यूमन टू ह्यूमन अगर आप आसान भाषा में समझा सकें, ट्रांसफर कैसे हो सकता है, क्या उसका माध्यम हो सकता है? सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में सबसे पहला तो इनलेशनल रूट ही अगर हम लोग बोलें कि हम लोग जैसे आप खांसते हैं, छींकते हैं, सांस लेते हैं तो एरोजोल्स होते हैं जो हमारे एक ड्रॉपलेट्स रिलीज करते हैं और वो कोई इनहेल कर ले, जैसे हम इवन कोविड में या फ्लू के इन्फेक्शंस में भी देखते हैं कि दूसरे पेशेंट को आदान प्रदान इस टाइप से एक ही एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में हो सकता है। दूसरे कई बार इवन हाथ मिलाने से, हमने मुंह पे हाथ रखा, साफ हाथ नहीं किया, हाथ ठीक से नहीं धोए और हाथ दूसरे ने मिलाया और वो कहीं नाक के पास लेके जाए तो इनहेलेशनल रूट से भी ऐसे हो सकता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रूट तो इनहेलेशनल ही बेसिकली हम लोग देखते हैं जो किसी भी वायरस के केस में जो हम आज की डेट में देखते हैं, जो ज़्यादातर जो पल्मोनरी सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं उसमें इम्पॉर्टेंटली। अदरवाइज जो अभी अच्छी बात यह है कि हम लोग कोविड के टाइम से ट्रेन हो चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो अपने सैनिटाइजेशन मेंटेन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। हालांकि अभी उस चीज़ का इतना अभी पैनिक स्टेट नहीं है, उसकी चीज़ का टाइम नहीं आया, लेकिन आई थिंक वी आर ऑल प्रिपेयर्ड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, बट अभी पैनिक की स्थिति तो नहीं है, बट वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर द थिंग्स। लेकिन सर ये पल्मोनरी सिंड्रोम जो होता है वो इतना ज़्यादा हानिकारक क्यों हो जाता है या क्यों माना जाता है, और ख़ासतौर पर हंटा वायरस के भी केस में? अगर मैं देखूं तो हंटा वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के केसेस में वायरस जाके इम्यूनिटी के साथ में ऐसी छेड़छाड़ करता है कि लंग्स के ऊपर में एक तो निमोनिया का इफेक्ट आता है, प्लस फ्लूइड्स भी भरना शुरू हो जाता है। जो हमारे एल्वेलाई जो होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा होता है उस लेवल पे फ्लूइड आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लो होना एक बहुत प्रमुख सिम्टम होता है। जब ऑक्सीजन लो होता है इवन हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है, तो कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम्स भी बोलते हैं इस सिचुएशन को। और जब इसमें सिचुएशन में इवन ब्लड में भी जब ट्रांसमिशन इस इन्फेक्शन का होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत रोबस्टली एक्ट करता है और लीवर मल्टी ऑर्गन फेलियर भी देखा जाता है। आपको बताऊं इवन एक केस जो इस क्रूज शिप में था वो महज 5-6 दिन के अंदर में इतना बुरी तरह डिटेरिएट किया कि उसका ना कोई टेस्ट हो सका, ना उसके कोई डायग्नोसिस बन सका बेसिकली। वो तो जो सेकंड केस में जब उन्होंने दिमाग लगाया कि हाँ इसमें क्या हो सकता है, तब वहाँ पे जाके हंटा वायरस का पता चला। तो इतना फेटल भी हो सकता है अगर सही समय पे इलाज या सही समय पे उसका डायग्नोसिस ना हो पाए तो। डॉक्टर राजचलम, क्योंकि जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, अब कम से कम कोरोना के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल है, क्या वाकई आपको लगता है कि हंटा वायरस जो है इतना बड़ा खतरा बन सकता है भारत में भी? हंटा वायरस अभी इतना तो भारत हमको अभी नहीं कह पाएगा ये, बिकॉज बेसिकली दो तरह से ये प्रेजेंटेशन होता है। एक तो माइल्ड सिम्टम्स होता है, मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, वो 1 से 15% तक ही बोलता है। बट एक तो आपको कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम, डॉक्टर मयंक कह रहा था, उसमें पूरा पल्मोनरी एडिमा हो जाती है, ऑक्सीजनेशन की दिक्कत आते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, एक्मो की ज़रूरत पड़ेगा। हमारा सामने हाथ में कोई एंटीवायरल नहीं है उसको ट्रीट कर सकता, सो हम जो रिवाबेरिन है वो एनेक्डोटल एविडेंस से हम वो ट्रीट कर सकते हैं। बट बेसिकली उस तरह मैनिफेस्ट हो गई, फिर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 2 में 1 मरीज़ की मौत हो सकता है, 50% तक मोर्टेलिटी रेट है। बट दूसरी तरह एशियन पॉपुलेशन में, हमारा इंडिया तो एशियन पॉपुलेशन में आते हैं, लिटरेचर के हिसाब से देखिए उसमें हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम इन्वॉल्व होता है। सो ये तो अमेरिकन में ज़्यादातर ये कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम मैनिफेस्ट होता है, वो ज़्यादा खतरा होता है। बट एशियंस में तो रीनल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें तो आपको किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड आपको ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो सकता है। इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है, बट फिर भी हमारा पास एक प्रॉपर इलाज और कंप्लीट इसको अगेंस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, सो हम थोड़ा से केयरफुल रहना ज़रूरी है। और इसलिए ये डर का विषय भी है। डॉक्टर नुपुर, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल माने जाएंगे? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, या एल्डरली पीपल हैं? आपको क्या लगता है? आपने आई थिंक कोरोना के बाद सभी अट्यून्ड है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन है हमारी, जैसे आपने बोला है डायबिटिक्स है, हमारे
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी COPD के पेशेंट्स जो हमारे होते हैं, CKD के पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी डिजीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग है, एल्डरली पॉपुलेशन हमारे बच्चे लेस देन 5 इयर्स वाले जो है, तो ये सब हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है जिनमें हमें खाली हंटा वायरस में ही नहीं बाकी सब बीमारियों में भी थोड़ा हमें ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अच्छा, ऑडियंस भी इस समय हमारे साथ है, ज़रा उनसे भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि देखिए घर में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर एक बात का डर सबसे ज़्यादा होता है कि भाई ये जो वायरस आ रहा है वो कैसे इफेक्ट करने वाला है। यहाँ हमारे साथ एक मैम है। हाँ मैम, जैसे हमारी सरकार मच्छरों को मारने के लिए धुएं उड़ा रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, क्या चूहों को भी सार्वजनिक तौर पर मारने का कोई इंतजाम होगा? डॉक्टर रवनीत, अगर आप जवाब देना चाहें। ऐसी स्ट्रैटेजी जो है अभी तक ये गवर्नमेंट के लेवल पे कहना मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली टू से। जैसे मैंने पहले बोला कि ये अभी तक भारत में इसका कोई केस नहीं आया है। अभी तक टोटल इसके मई 2026 में जो क्रूज से देवर 8 टोटल कन्फर्म केसेस, जिसमें से 3 मोर्टेलिटीज़ हुई थी। आगे चलकर ये बीमारी कैसे बिहेव करती है, कितनी आती है और उसमें गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ कैसे कैसे बनती हैं, लेट अस होप, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई नौबत ना आए। हाँ, लेकिन आगे चलकर अगर ये बीमारी फैलती है तो हो सकता है सरकार इसके बारे में सोचे। अच्छा, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि अब जो ये वायरस है वो नए तौर पर आ रहा है। हमने कोरोना का पूरा दौर देखा है, कोरोना के दौर में पहले आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि शायद थोड़ा बहुत नुकसान होगा, फिर मोर्टेलिटी रेट बढ़ने लग गई, जिसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया खासतौर पर 2021 में कि भाई ये चल क्या रहा है, और धीरे धीरे वैक्सीनेशन हुए। एक सवाल डॉक्टर मेरा आपसे है, वैक्सीन जो हमको कोरोना की लगे, अमूमन सबको ही वैक्सीन लगी होगी, सबको ही लगे, सबको 3-3 डोज लगभग लगे होंगे। जो कोरोना से बचाव के लिए जो हमें इंजेक्शंस लगे हैं, जो हमने मेडिसिन यूज किए हैं, क्या वो भी हंता वायरस को रोक सकता है? क्या ये कैपेबिलिटी है या स्ट्रेन अलग होने की वजह से वो उस पर कारगर साबित नहीं होगा? नो, ये हम जो वैक्सीन हमने लगी है उससे हंटा वायरस तो बचा नहीं सकता है। हंटा वायरस तो रोडेंट से आते हैं, उसकी कोई एग्जैक्टली अभी तक वैक्सीनेशन वगैरह कुछ है नहीं ऐसे। आई थिंक पहले वाला सवाल को भी मैं आंसर करना चाहता हूँ। यूजुअली हम हमारा हाथ को साफ़ करने के लिए हमने सीख लिया कोरोना में, फिर घर को तो हम साफ़ रखते हैं, बट सोसाइटी को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमारा सिर्फ अकेला नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के हाथ से भी है। सो हम मिलके, बिकॉज ये रोडेंट गिडेंट वो अनक्लीन्ड एरिया, उससे तो इन्फेक्शन पूरा आता है। कहीं ना कहीं हर साल आपको कोई ना कोई वायरस वगैरह आ जाते हैं। लास्ट ईयर ह्यूमन मेटानिमो वायरस आया, उसके पहले हमने कोरोना देखा, और भी वायरसेस है, एबोला वगैरह। बट आई थिंक इसके लिए तो हम सिर्फ हमारा घर नहीं, सोसाइटी को भी क्लीन रखना ज़रूरी है। हाँ, विच इज़ बहुत ये मुश्किल भी है क्योंकि आसपास भी आपको सफाई रखना होगा। डॉक्टर मयंक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे मच्छर, चूहे, ये मिलना एक आम बात है। हम कोई भी रेडिकल कॉज कितना भी ले लें कि चूहे या मच्छर बिल्कुल हम जड़ से हटा दें, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब मैं बताऊंगा आपको कि घर के अंदर में भी हम क्या कर सकते हैं कि चूहों का आना कम हो। हम लोग अगर जितना हमारे घर में खाना खुला रखा हुआ है वो एक चूहों के लिए आमंत्रण है। खुला खाना ना हो, फल फ्रूट जैसे रखे हुए हैं वो भी आप अपना सिक्योर करके रखें। कई बार हमारा होता है हमने खाना खाया और जो बचा हुआ खाने का प्लेट है वो सिंक में डाल दिया ऐसे ही, या कुछ उसको सही से डिस्पोज नहीं किया, वो भी एक खुला आमंत्रण है चूहों के लिए। तो अपने आप को प्रूफ बनाना पड़ेगा बेसिकली। और दूसरा, जो सीवर लाइंस जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी घर की नालियाँ जहाँ खुली है, वहाँ पे उसके एंट्री पॉइंट पे ही आपने एक जाली लगा दी ताकि वो घर में एंट्री पॉइंट उसके बंद हो पाए बेसिकली, जहाँ बेसिकली आपके घर के अंदर आ सकते हैं। मतलब रोकथाम करनी पड़ेगी। यस, आपको अपने घर को सुरक्षित बनाना पड़ेगा। बाउंड्री, जैसे आप चोर तो मार्केट में कहीं पे भी जाएंगे, आपको अपने घर को अपने आसपास बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, मेरी बाउंड्री ब्रीच एरिया में ना है। और जैसे डॉक्टर नाचल ने बोला, अपनी घर को, अपनी सोसाइटी को, सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये वायरस आते रहेंगे, वायरस जाते रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि चूहे बहुत जगह बच्चे भी दे देते हैं, बहुत कॉर्नर्स पे दे देते हैं। अब क्योंकि ये जो वायरस है वो सलाइवा के माध्यम से भी फैलने का इसको खतरा है, तो जाहिर तौर पर वहाँ पर एक्सक्रीशंस भी बहुत ज्यादा होते होंगे, तो वो कैसे रोकेंगे? और क्योंकि कई दफे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो आप अगर मेडिसिन भी डाल रहे हैं, इट इज डेंजरस फॉर दोस किड्स आल्सो। सो इवन इन केस अगर आप देखेंगे कि सामान गिरा, बच्चे ने उठा के मुंह में डाला, कितना कॉमनली आज की डेट में भी हो सकता है। तो अपने घर को जितना साफ रखें। अगर कहीं पे आपको लगता है कि चूहे या छोटे कहीं बच्चे कुछ हैं, तो उनको हटा के कहीं छोड़ आएं, चूहेदानी का उपयोग करें। चूहेदानी सबसे आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, ना इसमें कि कोई जीव हत्या हो रही है ना कुछ वो है। अपने घर में अगर कभी भी आपको लगता है चूहे का या इस टाइप से, क्योंकि आपको चूहे के सिग्नल मिल जाते हैं घर के अंदर में, बिल्कुल, कुछ उसकी पॉटी मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा। माय क्वेश्चन इज टू मयंक सर।
ऐसी कौन सी न्यूट्रिशन डाइट में हम अपनी ऐड करें जो अपनी हम इम्यून सिस्टम को इतना बूस्टअप कर दें कि हमें ये वायरस से टैकल करने में बहुत आसानी हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने बोला, ये वायरस मार्केट में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हर साल आपको एक नया वायरस मिल जाएगा। अपने आप को कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं? अपने एक तो हमें हाइड्रेशन अच्छा रखना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टाइमली फूड, डिनर टाइमिंग हमारी मिस नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज़, हमारा जो खाने की चीज़ें, अभी आज की डेट में हमारे जो फूड ऐप्स आ गए हैं, उससे आप घट से जंक फूड इतनी जल्दी आ जाता है, तो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू आज की डेट में ज़ीरो है। तो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, ये नहीं कि आज सुबह बनाया अगले दिन तक चल रहा है खाना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड टेकन एट राइट टाइम, सही टाइम पे सही फूड और सही बैलेंस मात्रा में विद एडिक्वेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इट कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ मैं बोलूँ ये सीड्स ले लें या वो एक पावर फूड ले लें, सुपर फूड ले लें। अगर आप अपने नॉर्मल डाइटरी हैबिट्स को हम अपना ठीक रखेंगे, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, दी थिंग्स कैन इम्प्रूव द इम्यूनिटी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम घर की सफाई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चूहों को हम अपने घर पे नहीं आने देंगे, हम दवाई वगैरह डाल देंगे मैम, पर लेकिन जहाँ से असली में चूहे आते हैं, जैसे हम फसल लेकर के आते हैं, फसल कट रही है, उसके बाद हम उसको अपने घर के अंदर रख ले रहे हैं, तो मैम कहीं ना कहीं उस पर भी तो कहीं ना कहीं वायरस होगा, तो वो हम उसमें कैसे बच सकते हैं उससे? मैम रवनीत मैम, सो आपका सवाल बहुत सही है। बिल्कुल कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल चूहों से कुछ और भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस वगैरह। उसमें भी नोन है कि जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं जब वो खेतों में जाते हैं, काम करते हैं। सो जैसे जैसे इस बीमारी की अवेयरनेस हम फैलाएंगे तो उन लोगों को उतनी ही एहतियात करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अगर खेतों में जा रहे हैं, वो प्रॉपर अपने आप को सुरक्षित रख के, मतलब शूज़ पहनकर, ताकि वो जो रोडेंट्स का जो यूरिन है या उनके जो सिक्रीशंस है उनका जो टच है वो मिनिमाइज़ हो सके। प्लस जैसे डॉक्टर मयंक ने बताया कि घर में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हैंड हाइजीन जो कि हाथों को लगातार धोते रहना, ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डॉक्टर नुपुर, एक आखिरी सवाल अब आपसे, क्योंकि धीरे धीरे ये वायरस बढ़ता है, इसका प्रकोप बढ़ता है, कितना समय हमें अभी और मॉनिटर करना चाहिए ताकि ये वायरस बढ़ता है या नहीं हम देख सके, भाप सके? आई थिंक ये तो WHO हमें बेटर बताएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आगे नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स में अगर हमारे और केसेस आते हैं तो देन मॉनिटरिंग और लॉन्गर टाइम के लिए होगी। अगर केसेस वहीं तक सीमित रहते हैं तो देन वी नो कि देयर इज़ नो मोर स्प्रेड विच इज़ हैपनिंग। सो नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमें बताएगा कि मॉनिटरिंग आगे हमें कितनी ज़रूरत होगी। तो देखिए, कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे में प्रिकॉशन आपको बनाकर रखना है। अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो आप दवाइयों से भी बच पाएंगे। हालांकि जब कोरोना वायरस आया था तो दुनिया ने वो देखा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, लेकिन कोरोना और उस वक्त ने हमें एक और चीज़ सिखाई है कि हमें कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे खुद को बचा कर रखना है। तो जो चीज़ें आपने कोरोना में इस्तेमाल की है उसको अभी से आप लागू कीजिए। हंता वायरस नाम की बीमारी शायद हमारे दरवाजे पर संभवतः हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि हम रोकथाम करें, उस बीमारी से बचने की कोशिश करें। डॉक्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, और जनता आपका भी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।